Assalamu alaikum dear students. I hope you are in best state of health और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशंस भी अच्छी जा रही होंगी। तो आज हमारे अगले यूनिट का टेस्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू। एक स्टूडेंट हिस्टोलॉजी जो है उसकी स्टडी कर रहा है। तो हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम कहते होते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हम इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। अच्छा, तो एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है टिश्यूज की स्लाइड, और किसकी? नर्वस टिश्यू की। उसे उसमें क्या नजर आते हैं? राइबोसोम का क्लस्टर नजर आता है, जो किसके साथ अटैच्ड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब देखो, यहां तक देखकर ऐसे लगता है कि शायद बात होने लगी है निसल ग्रैन्यूल्स की। लेकिन अब अगला क्वेश्चन पढ़ें कि ये जो राइबोसोम्स का क्लस्टर आर ई आर के साथ अटैच है, नर्व सेल्स के अंदर है, ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। अब देखें, आगे क्वेश्चन बदल दिया। तो जाहिर बात है, राइबोसोम्स को प्रोटीन्स फैक्ट्री कहते हैं, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका आंसर बीटा आएगा। नेक्स्ट, यूनिपोलर न्यूरॉन में डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन कौन सा होगा? सेंसरी न्यूरॉन होता है। अब अगर हम इस सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो देखें कुछ यूं होगा। ये यूनिपोलर है, ये है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक ही फाइबर निकलता है, और इस फाइबर की दो ब्रांचेस होती हैं। अब देखिए, मैसेज जा रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में। यकीनन इस तरफ क्या मौजूद होंगे? रिसेप्टर। और फिर यहां से आगे यूं जाएगा, किस तरफ को? यहां होगा CNS। तो फिर ये जो ब्रांच होगी, ये ब्रांच जो है वो क्या होगी? ये ब्रांच होगी इस यूनिपोलर न्यूरॉन की पेरिफेरल ब्रांच। और इस पेरिफेरल ब्रांच को हम और क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको कहेंगे डेंड्रॉन। और फिर देखो, सेल बॉडी आ जाएगी। ये पार्ट जो है वो क्या है? सेल बॉडी। और ये आ गया एक्सॉन। एक्सॉन का दूसरा नाम जो है वो क्या है? सेंट्रल ब्रांच, क्योंकि डेंड्रॉन वो फाइबर होता है जो मैसेज लेके जाता है टुवर्ड सेल बॉडी, और एक्सॉन लेकर जाता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो अगर आप यहां से देखें तो लेफ्ट से, तो ये जो फाइबर जा रहा है, जिसको मैंने पेरिफेरल ब्रांच, या मैंने कहा कि ये क्या है? डेंड्रॉन है। इससे मैसेज आएगा सेल बॉडी, और सेल बॉडी से आगे लेके जाएगा कौन? सेंट्रल ब्रांच, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बनता है इसमें वो कौन सा है? डेल्टा ऑप्शन। कि पेरिफेरल ब्रांच, पेरिफेरल ब्रांच को हम और क्या नाम दे रहे हैं? डेंड्रॉन। सेंट्रल ब्रांच, इसे हम और क्या नाम देंगे? एक्सॉन। और दरमियान में आ जाएगी सेल बॉडी, जिसको सोमा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस डेल्टा बनता है, और ये सारे आपको किस में मिलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन में। नेक्स्ट है कि जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर स्टडी करें तो उसमें आपको सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों मिलते हैं। और अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन की, तो आपको एक्सॉन मिलते हैं। उस एक्सॉन में फैटी इंसुलेटिंग लेयर कौन बनाएगा? तो उसका आंसर है शिवॉन सेल। शिवॉन सेल्स का क्या काम होता है?
माइलिन शीट बनाना कहाँ? आउटसाइड सीएनएस। किसके इर्द गिर्द बनाते हैं ये? अराउंड द एक्सॉन्स और डेंड्रॉन। और शिवान सेल क्या होते हैं? ग्लाइल सेल्स होते हैं। और आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि यही काम इनसाइड सीएनएस जो है वो कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते होते हैं। नेक्स्ट, कि अगर हम फोर ब्रेन और फोर ब्रेन में सेरिब्रम की स्टडी करें तो हमें क्या चीज नजर आती है? रिज। और रिज के उलट टर्म होती है और वो क्या है? फरो। तो याद रखिए, अगर रिज होगी तो हम उसे कहेंगे गायरस। और प्लूरल जो है वो क्या होगा? जैराई होगा। जबकि सुल्काई और सुल्कस, इसमें क्या फर्क है? जो ग्रूव्स होंगे सेरिब्रम में उन्हें सुल्कस कहते होते हैं, प्लूरल सल्काई। और ऐसे ही जैराई एंड जाइरस। और ये आप अगर फेडरल की बुक देखेंगे तो फेडरल की बुक में जहां ब्रेन का टॉपिक है वहां पर बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन स्लो हो रही है तो आपके ख्याल में ये चार में से कौन सा रीजन है? तो आंसर उसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ माइलिनेशन। क्योंकि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें इम्पल्स कौन सी होती है? जिसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स, और हम कह देते हैं नॉन साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। और ये स्लो होती है। क्या स्पीड होती है इसकी? 100 मीटर पर सेकंड। जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें स्पीड कितनी होती है? 120 मीटर पर सेकंड। तो किसी न्यूरॉन में अगर नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी स्लो है, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया है, तो वो कौन सा न्यूरॉन होगा? नॉन माइलिनेटेड। तो इसलिए इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, अगर आप सेंसरी न्यूरॉन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर? नर्व्स के अंदर। तो उसकी सेल बॉडी आपको कहाँ मिलती है? तो उसका आंसर है जस्ट आउटसाइड द सीएनएस। अच्छा, तो इसमें आप लोग पीटीबी की बुक हो, फेडरल की बुक हो, पीटीबी की बुक का मुझे याद आ रहा है कि जहां स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक में डायग्राम देखिएगा। तो अगर हम डायग्राम देखेंगे तो वहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 70 है, तो आपको नजर आएगी डायग्राम दी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की। और स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? सीएनएस का। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं क्या? देखिएगा डायग्राम में, नर्व्स। और अगर हम इन नर्व्स की बात करें तो नर्व्स जो होती हैं इनसे निकलती हैं रूट्स। एक है डॉर्सल रूट
और एक है वेंट्रल रूट। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं नर्व्स, हर नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती है रूट्स के जरिए, और ये दो होती हैं, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। अगर आप डॉर्सल रूट में देखेंगे तो वहां आपको क्या नजर आएगा? गैंग्लियन। पूरा नाम होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। इस गैंग्लियन की स्टडी करेंगे तो देखें लिखा होगा कि इसमें क्या मौजूद होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो आप देखें ये गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के बहुत करीब है, तो इसलिए क्या आएगा? जस्ट आउटसाइड द सीएनएस। तो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ होगी? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, जस्ट आउटसाइड द सीएनएस। नेक्स्ट है कि एक शख्स का गलती से हाथ लग गया है, कहाँ पर? हॉट स्टोव। उसने फौरी तौर पर अपना हाथ उस गर्म जगह से हटा लिया है, तो उसने क्या शो किया? रिफ्लेक्स एक्शन शो किया है। तो आपके ख्याल में इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या होगा? तो देखें, मैसेज रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन देके जाएगा, वहां से इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज सीधा मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ जाएगा। तो ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है। और अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे, पेज 61 पे जो दी हुई है, तो आपको क्या चीज बनी हुई नजर आएगी? रिफ्लेक्स आर्क। आपको रिफ्लेक्स आर्क बनी हुई नजर आएगी। नेक्स्ट है कि वो कौन सा कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क का, जो कि अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और कहाँ पर मौजूद होता है? एंटायरली विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स आर्क मैंने अभी आपको बताई कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्स सेक्शन जो नर्व इम्पल्स का पाथ बनता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये कुछ ऐसे होती है कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से जो है वो क्या होगा? पानी। पानी। सेंसरी न्यूरॉन से जो है वो क्या होगा? मैसेज जो है वो चला जाएगा कहाँ पे? सेंसरी न्यूरॉन से इंटरमीडिएट न्यूरॉन की तरफ, और फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स। तो आप क्या देख रहे हैं? एक कमान बन रही है, इस कमान को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इंटर न्यूरॉन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं ब्रेन में भी, और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस में। तो स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का हिस्सा है, तो इंटर न्यूरॉन इसको रिसीव करेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो करेक्ट आंसर ड्यूरिंग रिफ्लेक्स आर्क जो है वो प्रोसेसिंग का काम कहाँ पर होता है? अगर वो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जाते हैं तो आंसर है इंटर न्यूरॉन। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होती हैं उनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। लिहाजा रिसेप्टर से मैसेज सीधा कहाँ जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए
स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में इसको कौन रिसीव करेगा? स्पाइनल कॉर्ड में इसको रिसीव करेंगे इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, या इनको आप जो है वो रिले न्यूरॉन कहते हैं, वो इसको रिसीव भी करेंगे, प्रोसेस भी करेंगे, और मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज भेज देंगे इफेक्टर्स को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि ब्रेन के इर्द गिर्द जो है, अगर हम ब्रेन एनाटॉमी स्टडी करें तो हमें क्या नजर आती हैं? मेनिन्जीज नजर आती हैं। और इनकी कितनी लेयर्स होती हैं? इनकी 3 लेयर्स होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकेशन के लिहाज से इनकी तरतीब बताइए। तो सबसे जो बाहर लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, सबसे अंदर पिया मैटर होती है, और इनके दरमियान में क्या मौजूद होती है? एरेक्नॉइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर मैं बाहर से ब्रेन के अंदर एंटर होने की कोशिश करूं तो पहले ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड, और फिर पिया मैटर। और अगर अंदर से बाहर जाए तो पहले पिया मैटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरा मैटर। तो एरेक्नॉइड हमेशा ड्यूरा और पिया मैटर के दरमियान में होती है। नेक्स्ट, जब न्यूरॉन डीपोलराइज या एक्साइटेड होते हैं और नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद वो क्या होने की कोशिश करते हैं? रीपोलराइज। एंड ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन क्या होता है? हाइपरपोलराइजेशन होती है। हाइपरपोलराइजेशन में जो है वो क्या होता है? जरूरत से ज्यादा पोटेशियम आयंस क्या हो जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। जरूरत से ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं। और पोटेशियम आयंस का जरूरत से ज्यादा बाहर चले जाना जो है वो न्यूरॉन को क्या कर देता है? हाइपरपोलराइज। अब पोटेशियम आयंस को वापस अंदर लाने का काम कौन करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप करता है। आपने पढ़ा होगा कि ये पंप सोडियम आयंस को बाहर ले जाता है, और पोटेशियम आयंस को वापस अंदर ले जाता है। अब यहां मैंने देखें हाइपरपोलराइजेशन की रीजन क्या बताई? जरूरत से ज्यादा पोटेशियम आयंस का बाहर चले जाना। और पंप क्या कर रहा है? पोटेशियम आयंस को फिर वापस बाहर से अंदर ले आ रहा है। जब पोटेशियम आयन जो ज्यादा बाहर चले गए तो वापस अंदर आएंगे, तो हाइपरपोलराइजेशन से न्यूरॉन वापस कहाँ आ जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में। तो देखा जाए हाइपरपोलराइजेशन से ये कौन लेकर आ रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप ला रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन का कोई खास सेक्शन देख रहे हैं, कोई खास हिस्सा देख रहे हैं, और हमें उसमें कितने न्यूरॉन्स या सेल्स नजर आ रहे हैं? हमें उसमें 10 बिलियन सेल्स नजर आ रहे हैं। तो उन 10 बिलियंस में से न्यूरोग्लिया कितने होंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर अगर हम ब्रेन सेल्स की स्टडी करें तो 50% उसमें क्या होंगे? न्यूरॉन्स। और 50% इनमें निरोग्लिया। तो 10 बिलियन का 50% क्या बनता है? 5 बिलियन। तो इसमें आंसर 5 बिलियन आएगा। नेक्स्ट है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको क्या फर्क नजर आएगा? माइलिन शीट दोनों में होती है, एक्सॉन दोनों में होता है। फर्क ये है कि सेंसरी न्यूरॉन में एक्सॉन छोटा होता है, मोटर न्यूरॉन में बड़ा होता है। ठीक है। दोनों में ही सलाहियत होती है कि वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर किसका फर्क आ जाता है? सेल बॉडी की लोकेशन का। मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है
अगेन आप स्पाइनल कॉर्ड वाली डायग्राम देखें तो इसकी सेल बॉडी होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किस हिस्से में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रे मैटर। जबकि सेंसरी न्यूरॉन की मैं आपको बता चुका हूं कि कहाँ पर होगी। सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी वो मौजूद होगी डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू में समझाया था। तो दोनों की सेल बॉडीज की लोकेशन का फर्क है। और भी कई फर्क होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर होता है, मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर होता है। ये मैसेज लेके जाता है फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर जाते हैं फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। नेक्स्ट, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फेडरल से उठाया हुआ है एमसीक्यू, जो पेप्टाइड नेचर का है और ये पेन की परसेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसका नाम है एंडोर्फिन्स। तो ये आप देखिएगा, इसका जिक्र किया होगा साइनाइप्स वाले टॉपिक में। साइनाइप्स, तो साइनैप्स के टॉपिक में आप देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में इसका जिक्र किया हुआ है इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर में। नेक्स्ट है कि अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की स्टडी करें, एमसीक्यू, तो इसकी वो ब्रांच जिसको हम पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये किससे मिलती जुलती है, एक्सॉन से। जबकि हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, डेंड्रॉन का। तो ऐसा क्यों है, एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक्सॉन जो है वो मैसेज लेकर जाता है टुवर्ड सेल बॉडी, जबकि डेंड्रॉन मैसेज लेकर जाते हैं, सॉरी, एक्सॉन मैसेज लेकर जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और डेंड्रॉन मैसेज लेकर जाता है टुवर्ड सेल बॉडी। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स का फर्क होता है। अगर ये मैसेज लेकर जा रहा है फाइबर अवे फ्रॉम सेल बॉडी तो एक्सॉन कहलाएगा, टुवर्ड सेल बॉडी लेकर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन और एक्सॉन में सबसे बड़ा फर्क डायरेक्शन का होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंड्रॉन मैसेज या नर्व इम्पल्स कहाँ लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स सेल बॉडी। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया कि सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो कहाँ होती है। तो हम पढ़ चुके हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। नेक्स्ट जो है वो ये है कि क्वेश्चन की बताइए कि ये जो होता है डीपोलराइजेशन का अमल, जिसमें सोडियम आयंस मूव करते हैं किसके जरिए, सोडियम गेट्स के जरिए, जिनको वोल्टेज गेट्स भी कहते हैं। ये कैसा प्रोसेस है। तो सोडियम आयंस देखो बाहर ज्यादा होते हैं और अंदर कम होते हैं, और ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन जब ये बाहर से अंदर आते हैं तो इसका मतलब ये हायर टू लोअर आ रही, ये होगी डिफ्यूजन। अब अगर डिफियन के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, डिफियन के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसी डिफियन को हम क्या कह देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफियन। तो ये गेट्स जो हैं असल में क्या हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर किसी चीज़ को लेकर जाए तो हम उसको ऐसी जो है ट्रांसपोर्ट को डिफियन, और पूरा नाम फैसिलिटेटेड डिफियन कहते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन ने क्या डेवलप किया हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब, यानी एक तरफ जो है वो
सोडियम ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने के बाद अगर सोडियम गेट्स खुलेंगे तो सोडियम आइंस कहाँ से कहाँ को मूव करेंगे? सीधी सी बात है कि ये मूव करेंगे फ्रॉम हायर concentration टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं, डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या मतलब? डाउन का मतलब लोअर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो, तो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? एमरजेंसी कंडीशन होती है। और इस इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, नतीजा हार्ट बीट तेज हो जाती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाने का काम और कौन करता होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हार्मोन्स का काम भी करते हैं, एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज्ड होते हैं। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन्स स्ट्रेस कंडीशन में पैदा करते हैं, इसलिए हम एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड का नाम देते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में ये दो हार्मोन्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करते हैं, आई रिपीट, आपको इनका जिक्र मिलेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स में। तो ये हार्मोन्स भी हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं। तो ये कब प्रोड्यूस्ड होते हैं? इमरजेंसी कंडीशन जैसे फाइट एंड फ्लाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझिए। वो कहते हैं कि कोई पॉइजन है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रोक रहा है, खास तौर पर वो किस चीज को रोक रहा है? एटीपी की प्रोडक्शन को रोक रहा है। तो आपके ख्याल में एटीपी की प्रोडक्शन से न्यूरॉन का कौन सा प्रोसेस जो है वो मुतासिर होगा? तो इसका आंसर जो है वो क्या है कि देखो, एटीपी का इस्तेमाल करता है सोडियम पोटाशियम पंप। और एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम आयंस को बाहर ज़्यादा और अंदर कम करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है, और पोटेशियम आयन को बाहर कम और अंदर ज़्यादा करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है। तो जब एटीपी नहीं होगी, पंप काम नहीं करेगा। पंप काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली ये जो ग्रेडियंट था, जो मिकदार का फ़र्क था, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयंस का रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या काम है? इन्हीं की वजह से जो है वो क्या होता है? न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूरोलेमा कहते होते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहाँ? अंदर की तरफ। तो रेस्टिंग कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अगर न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है तो बाहर से वो क्या होगा? पॉजिटिव। और अंदर से न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? नेगेटिव। तो उसको अंदर से नेगेटिव बनाने में रोल किसका होता है? नेगेटिव चार्जेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए कि जब न्यूरॉन पोलराइज स्टेज में होते हैं, इसका मतलब वो नॉन एक्साइटेड स्टेज में है। और जब वो डीपोलराइज्ड होते हैं, मतलब वो एक्साइटेड स्टेज में। अगर पोलराइज्ड है तो नॉन एक्साइटेड स्टेज, डीपोलराइज है तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेज। तो जब न्यूरॉन की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, क्या मतलब? वो पोलराइज से डीपोलराइज्ड हो जाता है। और जब डीपोलराइज्ड होते हैं तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है अंदर से और नेगेटिव हो जाता है बाहर से।
तो इसमें रोल किसका होता है, याद रखिएगा कि जब न्यूरॉन एक्साइटेड होता है तो सोडियम गेट्स खुलती हैं और ह्यूज अमाउंट में जो सोडियम आइंस होती हैं वो बाहर से अंदर आती हैं, और सोडियम आयंस का बाहर से अंदर आना क्या कहलाता है, इनफ्लक्स। और ये कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन। अभी एक एमसीक्यू गुजरा है, कौन सी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, चार आपको दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वर्क करता है, और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है, एक्साइटेटरी। तो इसका आंसर है एसिटाइल कोलाइन। आपने पढ़ा होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो आउटसाइड द सीएनएस काम करता है। आउटसाइड द सीएनएस से क्या मतलब है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि जब न्यूरॉन डीपोलराइज या एक्साइटेड होता है, तो याद रखिए जब नर्व इंपल्स गुजरती है तभी डीपोलराइज्ड होता है। और जब न्यूरॉन डीपोलराइज्ड होता है तो अंदर से जो है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव, अंदर से जो है वो क्या हो जाता है, हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव हो जाता है और बाहर से नेगेटिव। तो ये स्टेज जो है वो कितनी देर के लिए रहती है, बुक की लाइन है 1 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। पीटीबी में भी मेंशन है, फेडरल में भी। तो जब न्यूरॉन जो है वो क्या होता है, डीपोलराइज या एक्साइटेड होता है, तो वो अंदर से हो जाता है पॉजिटिव और बाहर से हो जाता है नेगेटिव, देख रहे हैं आप। तो कभी मत भूलिएगा कि डीपोलराइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब है कि न्यूरॉन इस वक्त क्या हो चुका है, एक्साइटेड स्टेज में है। और दूसरे लफ्जों में, न्यूरॉन में क्या चीज जनरेट हो चुकी है, एक्शन पोटेंशियल। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है न्यूरॉन में, तो वो अंदर से हो जाते हैं पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव, और ये कंडीशन 1 मिली सेकेंड की होती है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब न्यूरॉन रिफ्रैक्टरी पीरियड से गुजरते, रिफ्रैक्टरी पीरियड में आर आएगा। आर से आपने याद रखना है कि न्यूरॉन क्या हो रहा है, रीपोलराइज्ड होता है। और जब रीपोलराइज होता है तो हाइपर पोलराइज भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब न्यूरॉन रिफ्रैक्टरी पीरियड से गुजर रहा है तो नर्व इंपल्स की कौन सी स्टेज होगी, जैसे कि मैंने बताया रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन दोनों किस में आती हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। फेडरल डायाग्राम, आप लोग फेडरल की बुक में डायग्राम देखें तो आपको मिलेगा, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड लिखा हुआ नजर आएगा, पीटीबी में इसका रेफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर को हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कब बोलते हैं, सीधी सी बात है, जब वो क्या करे, सोडियम गेट्स खोल दे और न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को किसके लिए बढ़ा दे, सोडियम आयन। तो सोडियम आयंस का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा और न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। और न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करेगा, उसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है अगर सिर्फ 0.2 नैनोमीटर वाइड हो, तो इस छोटे से डिस्टेंस का क्या असर पड़ता है। देखिए, जो साइनेप्स होती है ना, ये मैक्सिमम होती है 2 नैनोमीटर की और मिनिमम होती है
0.2 नैनोमीटर की। तो जितना साइनैप्स कम होगा उतना जल्दी नर्व इम्पल्स क्या होगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि इतने छोटे डिस्टेंस वाली जो साइनैप्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता। ऐसा साइनैप्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो उसे हम कहते होते हैं केमिकल साइनैप्स। तो आप लोगों की बुक में पीटीबी में भी फेडरल में भी केमिकल साइनैप्स का जिक्र है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब न्यूरॉन रिफ्रैक्टरी पीरियड से गुजर रहा है, अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड में न्यूरॉन क्या होता है, रिपोलराइज हो रहा होता है। अब ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन जो है वो क्या होता है, पोटेशियम गेट्स खुलते हैं, लिहाजा क्या होगा, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, बाहर। जबकि रीपोलराइजेशन से पहले क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन पोटेशियम आयन सोडियम आयंस बाहर से अंदर आते हैं, तो आपको न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा डीपोलराइजेशन का अमल, ये फेडरल की पैराग्राफ की लाइन है साइनैप्स के टॉपिक में। मैं आपको रेफरेंस इसलिए देता हूं ताकि आप ढूंढ के देख सकें कि एमसीक्यू कहां से उठाया गया, और आपको यह भी आइडिया हो सके कि कैसे कुछ लाइंस को उठाकर एमसीक्यूज बना लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डीपोलराइजेशन का अमल एक न्यूरॉन के एंड पर पहुंचा और वो डीपोलराइजेशन का अमल अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर देता है, चेंज करके उसको भी एक्साइटेड बना देता है, तो ऐसी डीपोलराइजेशन के अमल को हम क्या नाम देते होते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्योंकि देखो ना पहले एक न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज्ड हुआ, जब एक न्यूरॉन डीपोलराइज्ड होगा और नर्व इम्पल्स उसकी एक्सॉन एंडिंग पर पहुंचेगी, तो एक्सॉन एंडिंग को हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी और फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट डीपोलराइज्ड होंगे। तो ऐसी डीपोलराइजेशन के अमल को या एक्शन पोटेंशियल को जो अगले न्यूरॉन को भी डीपोलराइज करते हैं हम क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। याद रखिए डीपोलराइजेशन के हम पल्ला जो टर्म होती है वो कौन सी होती है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो ऐसी एक्शन पोटेंशियल जो एक न्यूरॉन से गुजर के अगले न्यूरॉन को भी एक्साइटेड करते उसे क्या कहेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट ये फेडरल की लाइंस हैं कि अगर नर्व इम्पल्स जो है उसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड का ड्यूरेशन कितना हो, 5 मिली सेकेंड, तो फिर 1 सेकंड में कितनी इम्पल्सेस गुजर सकती हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, 200। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, आपकी पीटीपी की बुक में देखें तो लिखा होगा 4 मिली सेकेंड। अगर 4 मिली सेकेंड होगा तो 250, अगर 5 मिली सेकेंड है तो फिर 50 का फर्क आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट वो कहते हैं कि न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन देखें तो उसमें क्या होते हैं, सोडियम गेट्स भी होते हैं, पोटेशियम गेट्स भी हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी है, लीकी चैनल भी है। लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम गेट्स होते हैं ये कभी कभी काम करते हैं। सोडियम गेट्स जो हैं ये कब काम करते हैं, रिमेंबर जो सोडियम गेट्स हैं ये तब काम करेंगे जब क्या होगा, जब हम देखते हैं कि डीपोलराइजेशन होनी होगी। ठीक है, जब जो है वो क्या होनी होगी, डीपोलराइजेशन होनी होगी। ठीक है, और पोटेशियम गेट्स कब काम करते हैं, जब क्या होनी होती है, रीपोलराइजेशन होनी होती है। लेकिन सोडियम पोटेशियम जो पंप है इट इज एक्टिव
इन ऑल स्टेजेस ऑफ नर्व इम्पल्स, चाहे रेस्टिंग कंडीशन है, एक्टिंग कंडीशन है, डीपोलराइजेशन हो रही है, रीपोलराइजेशन हो रही है, रिफ्रैक्टिव पीरियड हो रहा है, हर जगह पर हर स्टेज में ये एक्टिव होगा। नेक्स्ट, जब जो है वो क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि जिस वक्त नर्व इम्पल्स जो होती है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये देखें, ये ऐसे होगा। तो ये क्या आ रहा है, एक्सॉन पहले वाले न्यूरॉन का, और इसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। तो यकीनन जब यहां पहुंचेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। लेकिन याद रखिए, न्यूरोट्रांसमीटर तब रिलीज होते हैं जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या मौजूद होंगे, कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस जो होंगे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले जाएंगे अंदर। जब ये अंदर जाएंगे तब जो है वो क्या रिलीज होगा, अंदर मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो बाहर रिलीज होंगे। ये अंदर कैसे जाएंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होती हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओपन हो जाती हैं। कैल्शियम आयन पहले अंदर जाएंगे और सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं उनको स्टिमुलेशन मिलेगी और वो फ्यूज होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि साल्टेटरी कंडक्शन। तो अगर हम साल्टेटरी कंडक्शन की बात करें, ये कौन सी होती है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में होती है और जंप करते हुए जाती फ्रॉम नोड टू नोड। तो साल्टेटरी कंडक्शन जो होती है ये क्यों फास्टर होती है बानिस्बत कंटिन्यूस कंडक्शन के, क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्स या आप यूं कह लें डीपोलराइजेशन का अमल आपको जंप करता हुआ नजर आता है नोड टू नोड। नेक्स्ट है कि न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करके खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एंजाइम्स होते हैं जो उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। अगर वो एंजाइम जिसका काम नर्व इम्पल्स के गुजरने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन करना था, वो एंजाइम काम करना छोड़ दे तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर खत्म नहीं होगा तो मुसलसल अगले न्यूरॉन को क्या देता रहेगा, स्टिमुलेशन देता रहेगा। बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अगर न्यूरॉन का, न्यूरॉन के फाइबर यानी कि एक्सॉन या डेंड्रॉन का क्या बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि स्पीड और क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर्स के साथ तो क्या होता है, असल में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। कौन से आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम गेट्स। तो ये आयन चैनल जिनको मैं सोडियम गेट्स कह रहा हूँ ये ओपन हो जाएंगे। नतीजा, जैसे ही सोडियम आयन इन गेट से अंदर जाएंगे तो अगले न्यूरॉन को क्या कर देंगे, डीपोलराइज कर देंगे। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक लेफ्ट से कहाँ चले जाएंगे, अगले न्यूरॉन के अंदर। नेक्स्ट, एक शख्स है, उसके सर पे लग गई है चोट। वो जो है सेंसेशन फील भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है।
लेकिन वो ना देख सकता है ना ही सुन सकता है। आपके ख्याल में ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हो गया? अभी आपने एक पीछे पढ़ा था कि प्रोसेसिंग का काम इंटरन्यूरॉन करते हैं, और इंटरन्यूरॉन सेरिबरम में कहाँ पर होते हैं? पीटीबी के आप अगर पेज 69 देखेंगे तो लिखा होगा कि सेरिबरम जो है इसके तीन हिस्से होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में होते हैं इंटर न्यूरॉन, जो क्या करते हैं? इंटर न्यूरॉन जो हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो ना देख पाना ना सुन पाने का मतलब ये है कि एसोसिएशन एरिया डैमेज हो गया। क्यों? वहां इंटर न्यूरॉन थे जिन्हें प्रोसेसिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी बॉडी से रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन आती है कहां पर? थैलेमस में। कौन से ऐसे रिसेप्टर हैं जो डायरेक्ट ब्रेन में मैसेज भेजते हैं? उसका आंसर है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरे लफ्जों में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये डायरेक्ट मैसेज किसको भेज देते हैं? ब्रेन को। नेक्स्ट, एक शख्स को हेड इंजरी का सामना करना पड़ा, और अब उसके बाद जो है वो क्या है, वो जो कुछ भी याद करता है उसको मेमोराइज नहीं कर सकता। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा डैमेज हो गया? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। नेक्स्ट, एक शख्स अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल में ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा? तो सेरिबेलम। देखिएगा पेज 69। स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉपिक है उससे ऊपर वाला पैराग्राफ बैलेंसिंग का काम सेरिबेलम का है। देयर इज अ डिफरेंस इन सेरिबरम एंड सेरिबेलम। सेरिबरम फोर ब्रेन, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट, अगर किसी शख्स का एमिगडाला जो है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो एमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो उस शख्स का कौन सा कंट्रोल खत्म हो जाएगा? इमोशनल कंट्रोल। नेक्स्ट है कि एक शख्स जो है उसमें सलाहियत खत्म हो गई है किस चीज की? कि वो मैसेजेस जो हैं स्पाइनल कॉर्ड तक उसके नहीं जा रहे। कौन लेके जा रहा था? सेंसरी न्यूरॉन। तो आपके ख्याल में कहाँ प्रॉब्लम आई? सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, मैंने पीछे भी पढ़ा है, डोर्सल रूट के जरिए। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज हो गया? डोर्सल रूट। और वो न्यूरॉन किसका था? स्पाइनल नर्व का। नेक्स्ट, अगर मैसेज जा रहा है अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो पक्की बात है ये मैसेज कौन लेकर जाएगा इफेक्टर्स की तरफ? मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा। और जो मोटर न्यूरॉन होता है इसकी सेल बॉडी तो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होती है, लेकिन इसका एक्सॉन जो होता है वो कहाँ होता है? वेंट्रल रूट में। तो इसका आंसर आएगा वेंट्रल रूट। नेक्स्ट, एक शख्स वेट उठा रहा है, और वो किसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है? अपने स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं, और वॉलेंट्री मसल्स के लिए अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, और वो भी अगर हम बात करें जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा? सिमेटिक, क्योंकि ये बॉडी के वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है? देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और इन चारों में इनवॉलेंट्री ऑर्गन कौन से हैं? हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा चार्ली, क्योंकि इसमें हार्ट और ग्लैंड्स का जिक्र है।
नेक्स्ट, एक शख्स जो है वो एक्सट्रीम टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट, और इसके साथ साथ जो है वो क्या है, डायलेटेड प्यूपल। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। तो इमरजेंसी कंडीशन में इन चारों में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हम पहले ही पढ़ाए हैं, नॉरएपिनेफ्राइन। ये स्ट्रेस कंडीशन में बनता है, और किसका पार्ट होता है ये, सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। एड्रिनल ग्लैंड से भी बनता है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होता है, लेकिन कब, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिलैक्स कंडीशन है। तो रिलैक्स कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल करता है और प्रमोट करता है डाइजेशन को। अब देखो यहाँ ये नहीं लिखा प्रमोट डाइजेशन, बल्कि क्या लिखा हुआ है, पेरिस्टालसिस स्टिमुलेटेड, क्योंकि पेरिस्टालसिस ही डाइजेशन को जो है वो प्रमोट करती है। एक स्टूडेंट ब्रेन की स्टडी कर रहा है और उसको इसमें डीप ग्रूव नजर आता है। उस डीप ग्रूव को हम क्या बोलेंगे, फिशर। और याद रखिए, अगर शैलो ग्रूव होंगे यानी लेस डीप होंगे तो हम लफ्ज बोलते हैं सेल्काई, लेकिन अगर डीप ग्रूव्स होंगे तो फिर टर्म कौन सी यूज होती है, फिशर की। अगेन ये फेडरल की बुक का येलो बॉक्स। नेक्स्ट, कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, मिशनर कार्पसल्स में भी होते हैं, पिस्नियन में भी होते हैं, क्रूजी एंड बल्ब में भी होते हैं। ये किस चीज के रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं। तो फिर कौन से बच गए, फ्री नर्व एंडिंग। अगर आप लोग पेज 69 पीटीबी में देखेंगे जहाँ स्किन एज अ रिसेप्टर उसकी डायग्राम में मेंशन होगा। सेकंड लास्ट है कि अगर हम स्किन के अंदर स्टडी कर रहे हैं रिसेप्टर्स की, और हमें क्या पता चलता है कि स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर्स 10 हैं, तो आपके ख्याल में कोल्ड रिसेप्टर्स कितने होंगे। तो कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर से 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या आंसर आ जाएगा, 100। तो इसमें 100 आएगा। और लास्ट में है कि एक शख्स जो है वो प्रेशर नहीं फील कर पा रहा, डीप प्रेशर, तो कौन से रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आएगा पिस्नियन कॉर्पसल, क्योंकि ये प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.